सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए झारखंड एसएससी का जो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आई हूँ। और ये लाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, आपको ये बताना कि जो भी बच्चे हिंदी साहित्य से ऑनर्स किए हैं या फिर हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने पीजी के एग्ज़ाम के अलावा, नेट जेआरएफ के अलावा और पीएचडी करने के अलावा भी और एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और ये है झारखंड एसएससी का पेपर। मैं इसलिए ही लेकर आई हूँ क्योंकि ये 100 मार्क्स का, उसमें सिर्फ हिंदी पूछा जाता है। सिर्फ हिंदी 100 मार्क्स का होता है। और फिर 100 क्वेश्चन आपको रहेगा जीके जीएस, और 40 नंबर का उसी में 40 नंबर का आपको झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस यही सारा आपका सिलेबस रहता है उसमें। तो चलिए, आप उसमें अगर कम भी कर लेते हैं तो आपका 100 नंबर में आप आसानी से 80 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आपके पीजी के सिलेबस और नेट के सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। कुछ तो मैच करता ही है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा यही पर्पस है आप लोग को बताना कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में ज़रूर जानिए। जनरली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े नहीं होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ और कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरा मेन पर्पस इसको बताने का यही था कि लैंग्वेज वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं कल आप लोग के साथ यूपी आरओ एआरओ की भी पेपर लेके आऊँगी, जिसको समीक्षा अधिकारी कहते हैं। वहाँ पर भी आपका हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छा जिनका रहेगा उनके लिए वहाँ पर भी वो एज ले लेंगे, क्योंकि 60 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ हिंदी पूछता है। और उसमें तो लिटरेचर भी नहीं पढ़ना है, बस आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिर वो मतलब जो जनरली क्या है, विशेषण, विशेष, यही सब क्वेश्चन रहते हैं। उनका टॉपिक फिक्स है कि यहीं से आपको आएगा, और बस उतना रट लीजिए, आपका 60 में 60 आ जाएगा। देखिए, अब बिना देरी के लिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक्चुअली इसका जो रियल एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है। ये तो मॉडल टेस्ट है तो ये थोड़ा सा टफ भी है, बट जो एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि पेपर लीक हो गया, इस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, बट मैं क्वेश्चन का लेवल दिखा रही हूँ कि कितना आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का मतलब इस एग्ज़ाम को देख के आप, पता है, आप सब सप्लाई इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप सचिवालय में जॉब करेंगे। सोचिए कि सचिवालय में आप जॉब करेंगे जेएसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें, और काफ़ी अच्छा पोस्ट है इसमें। तो पहला है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय की है, मतलब भारत और यूरोपीय की है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए, कन्नौजी आती है, बांगड़ू आती है, अवधी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में। जो भी पहले काव्य जो भी होता था ना, वो ब्रज में ही ज़्यादा चलता था। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय तवन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ये भोजपुरी में है। ये आप लोग भी आसानी से पढ़ के बना सकते हैं। फिर ये देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया और फिर हिंदी आया। फिर छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो चरणों और यति में विभक्त रहता है कोई भी छंद। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। ये सबको ही आप लोगों ने पढ़ा है, भारतेंदु चंद की है। तो ये दोहा है। ये क्या है? तो ये दोहा है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो मात्रिक छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर से है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो जो पाली है ये संस्कृत भाषा की है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो सबको पता है 343 से 351 तक राजभाषा है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में है। दक्षिण भारत का जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है ये चेन्नई में स्थित है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 14 नंबर, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो विश्वनाथ का है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो शांति रस है, सबको पता है इसमें। तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर छाए में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अब आप लोग खुद ही बताइए, क्या इसमें से बहुत ज़्यादा टफ है? ऐसा है कि आप लोग नहीं पढ़े हैं? ये सब कोई भी बच्चा जो हिंदी पढ़ा है उसको ये सारे चीज़ें ज़रूर से ज़रूर पता होगी।
हो सकता है आपने एक बार अगर आप भूल भी गए हो तो रिवाइज कर लीजिएगा आप, तो फिर से आपको याद हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदी हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वर्ण होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो ये क और ख, जो क वाला होता है वो कंठ होता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो क और ग है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 व्यंजन है। चांद का मुख टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है। अगे की रचना इनमें से कौन है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये अगे की है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, आंगन के पार द्वार भी अगे की है। सतपुरा के जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। असाध्य वीणा किसकी है? तो ये भी अगे की है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। और प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। फिर अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 ये हम लोग देख चुके हैं। इनमें से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त छायावादी नहीं है। जैसे छायावाद के 4 स्तंभ आते हैं, आपको पता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक है महादेवी वर्मा। चौथी स्तंभ महादेवी वर्मा है। बाकी 3 स्तंभ के बारे में आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर निर्जा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा निर्जा की हैं। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? तो अनामिका सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो शमशेर नहीं है तार सप्तक में। मुक्तिबोध हैं, आगे ही तार सप्तक के वो मतलब गठन करता यही आगे ही है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रगतिवाद के कवि हैं। कौन? तो केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम हम लोग देख चुके थे। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 को। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? तो 1957 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। गोदान अंग्रेजी में किसके नाम से प्रकाशित हुआ था? तो द गिफ्टेड काऊ से। द गिफ्टेड काऊ आप देख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फणीश्वरनाथ रेणु किससे संबंध? सही प्रदेश का नाम क्या है? तो ये बिहार से थे फणीश्वरनाथ रेणु। और राग दरबारी की रचना विधा है कौन? इनमें से कोई नहीं। राग दरबारी मतलब जैसे वो कविता नहीं है, नाटक नहीं है, निबंध नहीं है राग दरबारी, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं है। अगला, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु। राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? तो यह है 1900 से 1922 द्विवेदी युग है। और साखी के रचयिता कौन है? तो कबीरदास। वीरों का कैसा हो बसंत किसका है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है। भ्रमण गीत के रचयिता कौन है? सूरदास है। कबीरदास समकालीन थे सिकंदर लोदी के। और आचार्य शुक्ल के अनुसार संत काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है? तो कबीरदास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास को मानते हैं। अभिनव गुप्त मूलतः क्या है? तो ये है टीकाकार है। अभिनव गुप्त टीकाकार थे। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है किससे? तो इयोन जो है वो नाट्य शास्त्र से संबंधित है। इसमें हमको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि साहित्य शास्त्र है कि नाट्य शास्त्र है। प्लेटो का इयोन। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। काल क्रमानुसार हिंदी के निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, फिर सूरदास, फिर तुलसीदास। कलम का सिपाही अमृत राय की किस प्रकार की रचना है? तो जीवनी है। ये आपको भी पता है कि ये जीवनी है उनकी, कलम का सिपाही। और भारत दुर्दशा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 कथन दिया गया है। इसमें से देखिए, क्या विक्टोरिया की स्थिति में हुआ है? ये नहीं। यह पहला राजनीतिक नाटक है? नहीं। इसमें अंग्रेजी राज के विकास की बात बतलाई गई है? तो नहीं। उस समय तो भारत का दुर्दशा बहुत ही ज़्यादा खराब था, तो ये 1875 में लिखी गई, बस यही एक सही है इसमें से। फिर भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये देखिए, तो ये 1875 इसका प्रकाशन वर्ष होगा, ये देख ही रहे हैं आप लोग। फिर अब बात करते हैं, हिंदी से भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसे ने किया? तो कबीरदास जी ने किया था। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई? तो 1512 ईस्वी में। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है? तो विश्वनाथ ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है, जबकि भामा, दंडी और उद्भट ने अपनाया है। आनंदवर्धन की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। इधर बात करते हैं, भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष तक हम लोग देख चुके थे। अगला है, ध्रुव सामनी का मूल संदेश क्या है? तो मूल संदेश है नारी शक्ति और नारी विमर्श है ध्रुव सामनी में। जैसे कि आप लोग पढ़ें, आपके नेट के सिलेबस में भी ध्रुव सामनी के बारे में पढ़ना है, ये नाटक है जयशंकर प्रसाद की।
तो ये नारी शक्ति और नारी विमर्श के बारे में है। ध्रुव सामनी के कुल पात्र की संख्या कितनी है, तो 7 पात्र हैं उसमें। और मधुआ किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो आंधी में। देखिए मधुआ आपकी कहानी में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में, लेकिन मधुआ के बारे में JSSC में पढ़ना है। मधुआ कहानी का प्रकाशन 1932 में हुआ था। तो देखिए आप बस ये 2 क्वेश्चन ही है जो आपको नहीं पढ़ना, बाकी टोटल क्वेश्चन जो भी मैंने कराया तो ये सारे आपके नेट के सिलेबस में है और PG में भी आप सब ने इसको पढ़ा है। तो बस मैं इतना ही क्वेश्चन आज करवाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको दिखाना चाह रही थी कि आप अपने सब्जेक्ट पे काम करके भी बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना नौकरी भी ले सकते हैं। आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे आपने हिंदी पढ़ा है और आपको हिंदी में इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता है, तो अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा अच्छे से कमांड होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर। और उससे रिलेटेड जैसे आपका अगर हिंदी अच्छा है तो आप थोड़ा सा अगर इंग्लिश भी थोड़ा सा सीख लेते हैं तो आप ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं, आप स्टेनोग्राफर की वो कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग देखा जाता है। कोर्ट में, रेलवे में, हर डिपार्टमेंट में आपकी ज़रूरत है क्योंकि हर जगह आज के टाइम में भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है सरकारी जगहों पे, कार्यालयों में। तो वहाँ पे एक राजभाषा अधिकारी का भी पोस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करके भी आप, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, अगर आपको अपने लैंग्वेज पे कमांड होगा या फिर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा तो आपकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी भी अलग निखर के आएगी। तो इस वजह से मैं बोली हूँ अगर आपने लैंग्वेज पेपर लिया है तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए क्योंकि वही आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें।